आज है 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सीखना अब आसान हो गया है। आईआईटी मद्रास के स्वयं पोर्टल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसे प्लेटफॉर्म फ्री ऑनलाइन एआई कोर्स और डिजिटल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वहीं एनपीटीईएल के जरिए आईआईटी और आईआईएससी के विशेषज्ञ भी ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहे हैं। भारत सरकार का इंडिया एआई मिशन और यूपी सरकार की एआई प्रज्ञा योजना छोटे कस्बों व ग्रामीण युवाओं तक यह सुविधा पहुंचा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कोर्सेज से युवाओं को लाखों की नौकरियां पाने में मदद मिलेगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीएड छात्र छात्राओं को छूटी हुई प्रतियोगिता और मौखिक परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया है। सन 2022 से 2024 व 2023 से 2025 और बीएड प्रथम वर्ष 2024-26 के छात्र 20 अगस्त दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 1500 रुपये शुल्क निर्धारित है। आवेदन की हार्ड कॉपी उसी दिन शाम 5 बजे तक जमा करनी होगी। परीक्षा 22 और 23 अगस्त को आयोजित होगी, जिसका केंद्र विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। सीसीयू ने आवेदन प्रक्रिया में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। एनडीए ने किया उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान। सीपी राधाकृष्णन हो गए प्रत्याशी। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया है। चुनाव 9 सितंबर को होगा और नामांकन की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाम की घोषणा की और विपक्ष से समर्थन की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि राधाकृष्णन का अनुभव उन्हें एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनाएगा। राधाकृष्णन पूर्व सांसद और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 1957 में तमिलनाडु में जन्मे राधाकृष्णन आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 2025 में एओ और एई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 841 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें 81 पद असिस्टेंट इंजीनियर एई, 400 पद एओ स्पेशलिस्ट और 350 पद एओ जर्नलिस्ट के लिए है। आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 8 सितंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक शुल्क सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए 700 रुपये और SC, ST, PWBD उम्मीदवारों के लिए 85 रुपये तय किया गया है। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए 4,14,473 अपराधियों के फिंगरप्रिंट का डिजिटलीकरण नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के तहत किया गया है। यह डेटा एसटीएफ, एटीएस और जीआरपी को उपलब्ध करा गया है, जिससे अपराधियों की पहचान आसान हो सके। राज्य में 6 नई फोरेंसिक प्रयोगशालाएं अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर और सहारनपुर में स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें साइबर अपराध और रणनीति सुरक्षा पर चर्चा होगी। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के निरीक्षण में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष जताया। उन्होंने लापरवाही बरतने पर आउटसोर्सिंग पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर माज खान को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकृत 1.5 करोड़ रुपए से विद्यालय को नया स्वरूप दिया जा रहा है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को तय मानकों के अनुसार समयबद्ध मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए और चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एम्स गोरखपुर ने मातृ सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सेफ माम 1.0 कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कर्मियों को गर्भावस्था व प्रसव के दौरान जटिलताओं से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं एनेस्थेसिया विभाग की पहल की सराहना करते हुए विशेषज्ञों ने इसे मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में अहम कदम बताया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भर्ती 2025 के लिए शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षा 20 अगस्त से शुरू होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने फरवरी में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई थी, जिसमें 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परिणाम 17 जून को घोषित किया गया और चयनित उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया गया है। सीआरपीएफ ने नोटिस जारी कर ई एडमिट कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। पीईटी पीएसटी में सफल अभ्यर्थियों को आगे लिखित और मेडिकल परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उम्मीदवार वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव की गायें गांव की तरक्की विजन को साकार करने के लिए पतंजलि योगपीठ के साथ हाथ मिलाया है। इस पहल का उद्देश्य गौ संरक्षण, पंचगव्य उत्पाद, प्राकृतिक खेती और बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। यूपी गौ सेवा आयोग और पतंजलि योगपीठ ने तकनीकी सहयोग, परीक्षण और प्रमाणन पर सहमति बनाई है। प्रदेश के 75 जिलों में चयनित गौशालाओं को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह योजना ग्रामीण को रोजगार, पंचगव्य उत्पाद निर्माण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नया अवसर प्रदान करेगी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सपा ने उन्हें 14 अगस्त को पार्टी से बाहर कर दिया था। पूजा पाल ने हाल ही में विधानसभा में सीएम योगी की न्यायप्रियता और प्रदेश की कानून व्यवस्था की सराहना की है। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत पति राजू पाल की 2005 में हत्या के बाद हुई, जिसके खिलाफ उन्होंने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर मुकदमा दर्ज कराया था। बसपा से राजनीति में आई पूजा पाल 2007 में पहली बार विधायक बनी थी। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले वोट चोरी के 18,000 शपथ पत्र दिए, कार्रवाई नहीं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि सपा ने वोट चोरी के 18,000 शपथ पत्र आयोग को सौंपे हैं, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है। अखिलेश ने कहा है कि आयोग के पास सबूत मौजूद होने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने आयोग में आमूलचूल सुधार की जरूरत बताई है और कहा कि निष्पक्षता ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है। अखिलेश ने कहा कि जनता का विश्वास ही आयोग का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा बड़े पैमाने पर टिकट काटने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार पार्टी 100 से 115 मौजूदा विधायकों के टिकट छीनकर नए और जिताऊ चेहरों पर दांव लगा सकती है। इंटरनल सर्वे में तय होगा कि कौन विधायक अपने क्षेत्र में सक्रिय है और किसका टिकट कटेगा। भाजपा इस बार पैरवी और परिवारवाद से परे रहकर प्रदर्शन पर ध्यान देगी। वहीं सपा का पीडीए फॉर्मूला भाजपा की चुनौती बढ़ा रहा है। अंदर खाने की तैयारी में विधायकों में खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में घोषणा की है कि यूपी सरकार ने ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए हर साल 5 छात्रों का चयन करने का निर्णय लिया है। इसी छात्रवृत्ति का आधा खर्च ब्रिटिश सरकार और आधा यूपी सरकार वहन करेगी। इसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम समर्पित किया गया है। योगी ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालयों में 18,000 बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। एनसीईआरटी मॉडल पर गुलाब देवी का बयान, कांग्रेस जिम्मेदार विभाजन के लिए। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने एनसीईआरटी के नए मॉडल का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए हैं और जिन्ना व माउंटबेटन के साथ मिलकर गलत फैसले लिए, जिससे पाकिस्तान सिरदर्द बना। गुलाब देवी ने कहा कि बच्चों को सच्चाई जाननी चाहिए कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ ने भारत का विभाजन करा।
उन्होंने मांग की है कि एनसीईआरटी कोर्स में श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस के प्रसंग भी शामिल हो, ताकि बच्चों को संस्कार और देशभक्ति की सीख मिले। उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त को मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में भारी बारिश का अलर्ट अगले 4 दिन तक नहीं है। केवल कुछ जिलों जैसे मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर और शामली में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। पूर्वी यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बलिया, जौनपुर और मिर्जापुर में भी बूंदाबांदी हो सकती है। लखनऊ मौसम केंद्र ने बताया कि लोगों को बारिश से राहत और गर्मी से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।